नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने दर्खाइम के सामाजिक एकता संबंधी सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया था। सामाजिक एकता, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता दो प्रकार की एकताओं का दर्खाइम ने उल्लेख किया है। उन एकता के उस सिद्धांत के बारे में दर्खाइम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उल्लेख किया था। आज हम बात करेंगे दर्खाइम के एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, सामाजिक तथ्य के सिद्धांत के बारे में। दर्खाइम ने 1895 में 1895 में एक पुस्तक लिखी थी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड्स। इस पुस्तक में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, इस पुस्तक में पहली बार दर्खाइम ने समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है, एक विज्ञान के रूप में। क्योंकि समाजशास्त्र को उस समय तक ये दर्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा था, उसे विज्ञान नहीं समझा जा रहा था। तो दर्खाइम ने ये ज़रूरत महसूस की कि अगर समाजशास्त्र की अपनी एक विशिष्ट अध्ययन पद्धति हो, एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति हो, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति हो, तो हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान की श्रेणी में स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किताब में उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी। सामाजिक तथ्य को बेसिकली, क्योंकि उन्होंने इस किताब को 6 अध्यायों में बांटा है अपने, और उसमें उन्होंने ये समझाया है कि सामाजिक तथ्य जो हैं वो समाजशास्त्र की अध्ययन विषय वस्तु है, या यूँ कहें कि समाजशास्त्र की अध्ययन विषय वस्तु सामाजिक तथ्य ही हैं। कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य या व्यक्तिगत तथ्य जो हैं वो समाजशास्त्र की अध्ययन विषय नहीं हो सकते। सामाजिक तथ्यों का ही समाजशास्त्र में अध्ययन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक तथ्य है क्या। दर्खाइम बेसिकली कहते हैं, दर्खाइम ने अपने फर्स्ट चैप्टर में, इस किताब के फर्स्ट चैप्टर में 2-3 जगह सामाजिक तथ्य को परिभाषित किया। सबसे पहले वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यवहार में विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है। वैश्विक रूप से मतलब जो बाहरी तौर पर जिसका निरीक्षण संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। परंतु दर्खाइम स्वयं शायद अपनी इस डेफिनेशन से संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद वो उन्होंने कहा, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। यानी कार्य कर व्यक्ति ही रहा है, परंतु उसके जो कार्य करने के, सोचने और अनुभव के तरीके हैं वो सामाजिक तथ्य इसलिए हैं क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत चेतना से बाहर अपना एक अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। एक अन्य जगह पर दर्खाइम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। एक बहुत लंबी डेफिनेशन है दर्खाइम की, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दर्खाइम के अनुसार सोचने, क्रिया करने या व्यवहार के वो सभी तरीके जो कि बाहरी रूप से परिलक्षित होते हैं। एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, आप कहेंगे सोचना तो अंदर जो उसके दिमाग में चल रहा है वो प्रक्रिया है, वो उसकी व्यक्तिगत चेतना है। परंतु जब उसकी सोच उसके कार्यों में रिफ्लेक्ट होती है, उसके व्यवहार में, उसकी क्रियाओं में रिफ्लेक्ट होती है, तो वो उसकी व्यक्तिगत चेतना से बाहर अपना अस्तित्व बनाती है। सामाजिक जीवन में हमें बहुत सारे ऐसे स्थायी और अस्थायी सामाजिक तथ्य देखने को मिलते हैं जो कि सामान्यतः सभी जगह पाए जाते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जैसे आत्महत्या को दर्खाइम ने एक सामाजिक तथ्य मानकर अपनी जो तीसरी किताब थी 1897 में ली सुसाइड नाम से प्रकाशित हुई थी,
उसमें उन्होंने इस पूरे पद्धति शास्त्र को अप्लाई करके बताया है कि किस प्रकार से हम द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स के रूल्स को फॉलो करके अध्ययन कर सकते हैं। तो आत्महत्या को दरखाई में एक सामान्य सामाजिक तथ्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी सभी समाजों में किसी न किसी रूप में आत्महत्या लगभग सभी समय में देखी गई है। उसकी दर कम ज़्यादा हो सकती है, परंतु एक सामाजिक तथ्य के रूप में ये हमेशा विद्यमान रही है। इसके अलावा मनुष्य की जो भी क्रियाएं, विचार, जीवन पद्धतियां हैं, समूह में प्रचलित विश्वास हैं, रीति रिवाज हैं, नैतिकता, मान्यताएं हैं, कार्य करने के तरीके हैं, इनमें भी अचानक परिवर्तन नहीं आता, बहुत स्लो स्पीड से परिवर्तन आता है और ये भी सामाजिक तथ्य की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक तथ्य को और अच्छे से समझने के लिए हम सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। पहला है, सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। सामाजिक तथ्य को दुर्खाइम काम करने, सोचने और अनुभव के तरीके मानता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी विषय के बारे में विचार कर रहा है, आप जो भी सोच रहे हैं उन सब पर हमारे सामाजिक परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव होता है। अगर एक व्यक्ति अपने विवाह के बारे में भी सोच रहा है तो वो अपने जीवन साथी का चयन जो विचार करेगा वो कहीं ना कहीं उसके परिवार, जाति, उसके आर्थिक स्टैंडर्ड, इन सारी चीज़ों के अनुकूल ही वो जीवन साथी चाहेगा। तो हमें लगता है ये हमारी व्यक्तिगत सोच है, परंतु बेसिकली ये सामाजिक तथ्य है, क्योंकि हमारा व्यवहार जो है वो समाज ही उसकी उत्पत्ति का स्रोत है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ अनुचित है या उचित है, अच्छी है या बुरी है। तो समाज के नियम, प्रथाएं, परंपराएं वो सब हमारे आचरण को नियमित और नियंत्रित करती है। तो जो काम हम कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर समाज का बहुत गहरा असर होता है। दूसरा है सार्वभौमिकता। सामाजिक तथ्य जो हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, मतलब सभी समूहों में, सभी समाजों में व्याप्त होते हैं। हर समाज जो है उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हर समाज में सामाजिक तथ्य व्याप्त होते हैं। तीसरा है सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक तथ्य जो है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि सामूहिक चेतना का परिणाम होते हैं। इनका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा होता है। समाज में जो चीज़ बार बार दोहराई जाती है तो धीरे धीरे वो एक स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, और स्थायी जो चीज़ होती है उसमें बहुत तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होता। तो समाज में ही सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति होती है। अगला है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। सामाजिक तथ्य जो हैं वो एक पुरानी पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी को आगे प्रसारित करती है, हस्तांतरित करती है। सामूहिक चेतना से जुड़े हुए जो भी तौर तरीके हैं, आप जनरली सुनते होंगे कि हमारे दादाजी या हमारी दादी ऐसे करती थी, हमारी मम्मी ऐसे करती है और अब हम ऐसा कर रहे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र किए जाते हैं कुछ तौर तरीके, कुछ त्योहारों को मनाने के तरीके, शादी विवाह में या कुछ और फंक्शंस घर पे कैसे आयोजित किए जाते हैं, ये सारे तरीके जो हैं, आदतें या व्यवहार जो हैं, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। फिर है सामाजिक तथ्य जो हैं वो सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य व्यक्ति जन्म से लेकर नहीं आता, वो समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है, क्योंकि उसकी पुरानी पीढ़ी जो है वो उसे हस्तांतरित करती है वही तौर तरीके जो कि उस समाज में प्रचलित है। अगर हमारे समाज में अभिवादन के लिए बड़ों के पैर छूने की परंपरा है तो हम उसी को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये परंपरा अपने बड़ों से सीखी है। किसे नमस्ते करना है, किसके पैर छूने हैं, ये सारी जो भी अभिवादन के तौर तरीके हैं, किसी के स्वागत के तौर तरीके हैं, या और जो भी शिष्टाचार हैं, ये सारी चीज़ें सामाजिक तथ्य के रूप में सीखी जाती है। ये सीखे हुए व्यवहार वो होते हैं जो कि किसी समूह या समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकृत होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, वही सामाजिक तथ्य की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है अधिवैयक्तिकता। सामाजिक तथ्य जो हैं वो अधिवैयक्तिक होते हैं। अधिवैयक्तिक का मतलब होता है व्यक्ति से ऊपर, यानी
व्यक्ति की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो भी है वो समाज है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति से ऊपर हैं, नैतिक नियम हैं, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास हैं। ये जो प्रचलित मान्यताएं हैं, ये हो सकता है जब शुरू हुई हो तो कुछ व्यक्तियों के विचार से शुरू हुई हो, लेकिन अब जबकि वो समाज द्वारा स्वीकृत हो गई हैं तो व्यक्ति का अपना कंट्रोल उस पर कुछ भी नहीं है। दरखाइम इन्हें सामाजिक धाराएं या सोशल करंट भी कहते हैं। समय समय पर ये धाराएं व्यक्ति को विशेष प्रकार का आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक तथ्य जो है वो एक स्वतंत्र शक्ति है जो कि व्यक्ति के व्यवहारों में प्रकट होती है। इनका निर्माण, विकास, परिमार्जन, संशोधन ये सब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होता, बल्कि पूरे समाज की स्वीकृति के आधार पर होता है। इसलिए सामाजिक तथ्य जो हैं वो व्यक्ति से ऊपर हैं, समाज से संबंधित है। दरखाइम ने बेसिकली, यहाँ थोड़ा मिस स्पेल हो गया है, बाध्यता और बाह्यता दो विशेषताएं बताई है सामाजिक तथ्य की। पहला है बाह्यता, बाह्यता एक्सटीरियोरिटी, और दूसरा बाध्यता कंस्ट्रेंट। बाह्यता का मतलब, आप ये जो 7वां पॉइंट है इसे बाह्यता पढ़िएगा। बाह्यता का मतलब है सामाजिक तथ्य व्यक्ति की चेतना और व्यक्ति के जो एक अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर है। व्यक्ति का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमें लगता है हम कर रहे हैं, परंतु बेसिकली वो बाह्य व्यवहार जो है वो समाज द्वारा प्रेरित होता है। हमारा चाहे चलना फिरना हो, उठना बैठना हो, तौर तरीके हो, हमें लगता है ये हम स्वतः ही कर रहे हैं, परंतु मूलतः ये सारी चीज़ें सामूहिक चेतना और सामूहिक विचारों से उत्पन्न होती है, जो कि व्यक्ति के बाहर है, व्यक्ति के मन में नहीं चल रही है, बल्कि व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है उसमें वो रिफ्लेक्ट होती है। और बाध्यता या कंस्ट्रेंट, दरखाइम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विशेषता बताई है ये सामाजिक तथ्य की। वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य जो हैं इनकी पालना करना व्यक्ति के लिए बाध्यतामूलक होता है। बाध्यतामूलक इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्तिगत चेतना नहीं, सामूहिक चेतना का परिणाम है। हम बहुत सारे ऐसी क्रियाएं करते हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जो हमें लगता है हम अपने कारण कर रहे हैं या अपने स्वयं के, हमारा जो व्यक्तित्व है उसके कारण कर रहे हैं, परंतु उन सारी चीज़ों के पीछे एक सामाजिक दबाव होता है, समाज की बाध्यता होती है। किसी व्यक्ति के आने पर हमारा उठ के खड़ा होना, नमस्ते करना, किसी बड़े के आने पर हम एक कुर्सी से उठ जाते हैं और उन्हें बैठने के लिए ऑफ़र करते हैं। हमें लगता है ये हमारे व्यक्तिगत शिष्टाचार हैं, परंतु बेसिकली इन सब के पीछे कहीं ना कहीं समाज की बाध्यता होती है। ये बाध्यता हमें तब तक नहीं समझ में आती जब तक कि हमें इसके लिए कोई विरोध न झेलना पड़े या हमें इसकी वजह से कोई हंसी का पात्र ना बनना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये मानते हैं कि हम कहीं पर जब जाते हैं, अगर आपको पता चलता है कि आज शाम को हमें बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आप एक अलग प्रकार की ड्रेस पहनेंगे। अगर आपको लगे हमें शादी में जाना है तो आप एक अलग प्रकार की ड्रेस पहनेंगे। अगर आपको पता चले कि आपको किसी की डेथ के समय वहाँ पर शोक व्यक्त करने जाना है, तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल अलग प्रकार के कपड़े पहनेंगे। ये जो चयन है ये व्यक्ति का स्वयं का नहीं है, ये समाज ने सिखाया है। आप किसी के यहाँ शोक व्यक्त करने जाएं और वहाँ पर एक बहुत हैवी ड्रेस पहनकर जाएं तो लोग आप पर हंसेंगे भी, आपको इग्नोर भी करेंगे, आपके लिए बात भी बनाएंगे। तो जब हम इस प्रकार की कोई सिचुएशन झेलते हैं तब हमें पता चलता है कि हम जो बिहेवियर करते हैं वो कहीं ना कहीं समाज की एक बाध्यता है, हम पर एक दबाव है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे इन सामाजिक तथ्यों को किस प्रकार से समाज में अवलोकन करना है। यानी अगर हम सामाजिक तथ्यों को समाज में समझना चाहते हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें
किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दरखाइम ने इस पर बहुत अधिक बल दिया है कि अगर हमें समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करना है तो हमें इन नियमों को मानना ही होगा, तभी हमारा अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक हो सकता है। सबसे पहले दरखाइम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना होगा। सामाजिक तथ्य को, जो हम वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं, कि हम उसे व्यक्ति न माने, हम अध्ययन व्यक्तियों का कर रहे हैं, परंतु एक वस्तु के रूप में उसे हमें देखना होगा, जिससे हमारा कोई लगाव नहीं है, हमारी कोई भावनाएं या पूर्व धारणाएं जो है वो उससे नहीं जुड़ी हुई है, उसे हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो। और एक वस्तु के रूप में, जिस तरीके से जो प्राकृतिक वैज्ञानिक है वो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से हम सामाजिक तथ्यों को भी वस्तु मानकर उनका अध्ययन करें। सेकंड, वो कहते हैं सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन। ये बहुत आवश्यक है कि जब हम कोई अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमारे मन में जो भी कोई प्री कॉन्सेप्ट्स हैं, पूर्व मान्यताएं हैं, कोई पूर्वाग्रह है, उसे हम बिल्कुल दरकिनार कर दें, बिल्कुल आउट ऑफ साइट कर दें। अर्थात जब हम कोई अध्ययन करने जा रहे हैं, सपोज़ आप जैसे दरखाइम ने आत्महत्या का अध्ययन किया, तो उसको समझने से पहले, उससे पहले जो भी सिद्धांत इस्टेब्लिश थे उन सब को उन्होंने स्टडी किया और उनमें जो भी उन्हें कमियां नज़र आई उसके आधार पर उन्हें अलग कर दिया। अपने किसी भी विचार को, अपने किसी भी पूर्व विचार को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और एक निष्पक्ष न्यायपूर्ण तरीके से चीज़ों को समझना है। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम बिल्कुल तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर, पूर्व धारणाओं और भावनाओं से मुक्त होकर अध्ययन करें। तीसरा दरखाइम कहते हैं विषय वस्तु की परिभाषा। इसे दरखाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि जब हम कोई अध्ययन करने जा रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हम उस अध्ययन विषय से संबंधित सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यानी आपकी जो विषय वस्तु है उसको आप जिस अर्थ में समझ रहे हैं, आपके पाठक या जो अन्य लोग हैं वो भी उसे उसी तरीके से देखें। इसके कारण जो प्रमाण हैं उनको और जो सिद्धांत है उसकी पुनर्परीक्षा करना बहुत ईजी हो जाता है और आप हर तथ्य से रिलेटेड जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उसके अलग अलग तत्व हैं, उसको अच्छे से समझकर अपनी विषय वस्तु को परिभाषित करते हैं। अंत में दरखाइम कहते हैं वैयक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। ये भी एक समाजशास्त्री के लिए बहुत आवश्यक है कि वो व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को बिल्कुल अलग अलग कर ले। जब समाजशास्त्री किसी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करे तो उसे उनके उस पक्ष पर भी ध्यान देना ज़रूरी है जो कि व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र है, व्यक्तिगत भावनाओं से, व्यक्तिगत उद्वेगों से, उनसे पृथक करके उस सामाजिक तथ्य को हमें समझना होगा। तो अगर हम इन चारों नियमों को फॉलो करते हैं तो हम सामाजिक तथ्यों का ठीक से अवलोकन कर सकते हैं, वैज्ञानिक अवलोकन कर सकते हैं।